ज़कात इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है जो हर मालदार मुसलमान पे फ़र्ज़ है। इसी ज़कात को लेकर के लोगों में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ज़कात किस इंसान पे फ़र्ज़ होती है और इस ज़कात के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुफ्ती अनायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अपना अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ज़कात जो है इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है। लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ज़का सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ज़कात जो है वो किस इंसान पे फ़र्ज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात मालदार पर फ़र्ज़ होती है, लेकिन मालदार की डेफिनेशन और मालदार की तारीफ़ इस्लाम ने ख़ुद बताई है। हर पैसे वाले को हम मालदार नहीं कह सकते हैं। इस्लाम में ज़कात का मालदार वो आदमी होगा कि जिस बंदे के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की कीमत मौजूद हो। या मैं कह लो, या सिर्फ ये होना चाहिए, या सिर्फ ये होना चाहिए, या सिर्फ ये होना चाहिए, और या तीनों थोड़े थोड़े हैं। मिसाल, आधा तोला सोना है, आधी तोली चांदी है और कुछ पैसे भी है। अब ये तीनों मिलाकर अगर ये इतना पैसा बन जाता है जितने से 52.5 तोला चांदी आ जाती है, तो ये बंदा शरीयत की नज़र में हो जाएगा मालदार। लेकिन क्या मालदार होने के फ़ौरन बाद इस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? जवाब आएगा कि नहीं। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए पहली शर्त है मालदार, लेकिन मालदारी के साथ साथ दूसरी शर्त होगी ये जो माल इसके पास है, इस माल पर साल गुजरना चाहिए इसकी मिल्कियत में। मिसाल के तौर पर आपके पास माल आ गया यकम रमज़ान 1443, जो साल गुजर गया, तब आप मालदार हो गए। अब ये 1444 हिजरी आ गया। अब वो जो मालदारी वाली डेफिनेशन थी, वो जितना माल होना चाहिए वो आपके पास था और वो आज तक आपके पास महफूज है। अब आपके ऊपर ये शर्त पाई गई कि आपके पास मालदार भी हो और आप पर साल भी गुजर गया, लेकिन क्या अभी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी? शरीयत कहेगी नहीं। अभी इसमें एक चीज़ और देखनी है। इसमें ये देखनी है कहीं आप मक़रूज़ तो नहीं हो, आपके ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं है। मिसाल, 50,000 रुपये पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती थी, आपके पास वो 50,000 आ गए। फिर दूसरी शर्त है उस पर होलाने होल साल गुजर जाना चाहिए था, वो साल भी गुजर गया। अब यह है कि इस पर बंदे पर कर्ज नहीं होना चाहिए। अब इस बंदे ने देखा मुझे तो 5,000 उसके देने हैं, 10,000 उसके देने हैं, 3,000 उसके देने हैं, कुल मिलाकर ये 20,000 बन गए। जब 50 में से 30 निकाल लेंगे, है अभी मेरे पास, मेरे अकाउंट में है, लेकिन मैंने चूंकि उनके देने हैं 20,000, जब 20,000 बाहर निकाल ले तो फिर बाकी मेरे बचते हैं 30,000। तो क्या 30,000 वो मालदारी वाली डेफिनेशन में आते हैं? जवाब आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो अब इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, इसलिए कि इसने ये 20,000 देने हैं। अब ये आज दे, कल दे, परसों दे, लेकिन ये देने हैं उसको, ये मालदार नहीं रहा। लेकिन अगर इसके पास 50,000 है, ये मिसाल में दे रहा हूँ, ज़रूर जितने भी होंगे, साल भी गुजर गया और इसके ऊपर किसी का कर्जा भी नहीं, अब इसने देनी है ज़कात। अब सवाल ये पैदा होता है, ज़कात देगा कितनी? जवाब ये आएगा कि ज़कात देनी है इसने 2.5%। अब पैसों में या सोने वाले, ये मस्तूरात ख़ास तौर पर ये सवाल पूछती हैं। बहुत सारी औरतें, उनको 7.5 तोले से ज़्यादा सोना होता है लेकिन ज़कात देती नहीं है। और बाज़ औरतें वो हैं जो ज़कात तो देती है लेकिन वो देती है 7.5 से ऊपर जितना होगा। मिसाल, इसके पास 10 तोला है तो ये कहती है 7.5 तक तो मुझे माफ़ है, बाकी जो मेरे पास बच गया उसकी दूंगी ज़कात। नहीं, माफ़ नहीं है। अब इसने पहले तोले से लेकर 10 तोले तक जितना ये है, इस सब की ज़कात देनी है। मिसाल के तौर पर, वैसे तो ज़्यादा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, 50,000 रुपया तोला है तो 10 तोले चांदी सोने की कीमत बन गई 5 लाख। 5 लाख की इसने ज़कात देनी है। 2.5 लाख पर हो गया इसको 2,500 तो 5 लाख पर जितने इसको पैसे बनेंगे वो ज़कात इसने अदा करने होंगे। तो शुरू से लेकर इसको यहाँ तक सारी ज़कात अदा करनी है। यही हाल चांदी का, यही हाल साहब, माल यहाँ का। पे रोकना चाहूँगा आपको कि अक्सर जो है
औरतें जो हैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होती हैं। कई कई सारे ऐसे बयानात भी आते हैं कि औरतें अगर उनके पास सोना है, वो इस्तेमाल का सोना है, चाहे वो साल में 1 बार उसे इस्तेमाल कर रही हैं या साल में 2 बार इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो इस्तेमाल का सोना है, उस पर जो है ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब ये नहीं है कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, उसका जवाब ये है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। चाहे वो साल में एक मरतबा पहने और चाहे साल पूरा लगा के रखे, उसके पास सोना है। अब उसके इख्तियार में है, एक बंदे के सामने बिरयानी भी है, दाल भी है, रोटी भी है, उसको इख्तियार है, जो चाहे वो खा ले। इसके पास सोना है, तो ये चाहे पहने या न पहने, लेकिन ये इतने माल की मालियत है। वहाँ पहनने की शर्त नहीं, वहाँ माल होना चाहिए, साल गुजरना चाहिए और कर्ज़ा नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस औरत पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, अब इसने ज़कात देनी है। अलबत्ता यहाँ पर एक सवाल औरतें और करती है, जी मैंने इस साल ज़कात, पिछले साल ज़कात दे दी थी, क्या इस साल मुझे और देनी है? कहा बिल्कुल देनी है। फिर वो सवाल करती हैं, जी मेरे पास तो वही सोना है, बाकी तो मेरे पास इनकम कोई नहीं है, अब मैं कहाँ से दूंगी? मैं शौहर से नहीं लूँगी। ठीक है, अगर तुम शौहर से नहीं लेती हो, इसी सोने में से इतना सोना बेच दो, जितने की मिसाल मैंने अर्ज़ किया कि 10 तोला सोने की कीमत बन रही थी 5 लाख, और 5 लाख की जो ज़कात बनती थी, इसकी मिसाल के तो 12,500 बनती थी। अब साढ़े ढाई ढाई हज़ार के हिसाब से जब चलेंगे, तो 10,000 बनती या जितनी बनती होगी, ये 10,000 का सोना बेचेगी, तो वो निकाल कर ज़कात दे देगी। अब हर साल जब थोड़ा थोड़ा बेचेगी, तो एक वक्त वो आ जाएगा, ये 7.5 से कम बन जाएगा, 7.5 से कम बन गया तो इस पर ज़कात ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके पास 7 तोला है, बाकी कुछ नहीं है, तो इस पर ज़कात नहीं होगी। और साहब गवर्नमेंट मुलाजिम लोग होते हैं, उनके जो हैं पीपीएफ अकाउंट होते हैं, जीपी फंड के अकाउंट होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से अपना कुछ पैसे की जो एक मिकदार सेट कर लेते हैं, वो मिकदार का पैसा जो है वो जमा होता है। जैसे पेंशन स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी ऐसी स्कीम्स आती है जिनमें जो है पैसा जमा होता है, वो एक उम्र के बाद जो है उनको वो पैसा मिलता है। क्या वो जो पैसा जमा रहता है, उस पैसे पर भी ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है? गवर्नमेंट की स्कीमें तो अलग अलग होती हैं, हमें बस एक उसूल याद रखना है। एक एक गवर्नमेंट मुलाजिम वो है जिस पर जीपी कटती है, एक वो जीपी है, एक वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी काटने के लिए तय कर दिया है जी। कि तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है, इस 50,000 में से जो तनख्वाह आपको मिलनी है, उसमें से 5,000 कटेगी और 4500 आपको मिलेगी। ये वो है जो गवर्नमेंट ने लाजिम करार दिया तुमको कटनी है। इस पर जो पैसा जमा हो जाता है, अब ये कंडीशन वाला होता है। कभी वो होता है कि ये मुलाजिम निकाल ही नहीं सकता, और कभी निकाल तो सकता है लेकिन फिर उसको वापस भी करना होता है, और कभी ये होता है कि भाई तुम ना निकाल सकते हो ना भी दे सकते, ये तुम्हारी रिटायर पर मिलेगा। अब अगर ये जो पैसा वहाँ पर है, इस पर ये मालिक नहीं है, इस पैसे पर मालिक होना भी शर्त है, तो ये वाला पैसा जो है, इस पर ये मालिक नहीं है, लिहाजा इस पर ज़कात भी नहीं होगी। लेकिन ये पैसा जो मिसाल के तौर 5,000 गवर्नमेंट ने कहा था कि ये काटेंगे, 5,000 ये और काट रहा है कि भाई अभी मेरा गुजारा चल रहा है, ये 5 बार वो 5 ये तो जमा होते रहेंगे, जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा, बच्चों के लिए शादी या कुछ भी वो रखता है, ये जो कटवा रहा है, ये कटवाने वाले पैसों पर ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट खुद काट रही है, तो उन पर इसको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर लगे हाथ तो एक मसला और बता देता हूँ कि कुछ लोग वो होते हैं कि वो दिखता हमें ये मालदार है। मिसाल, एक आदमी आपको लेक्चरर, कोई प्रोफेसर आपको दिखेगा, उसकी लाख रुपये इनकम दिखेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी नज़रों में ये मालदार है, हकीकत में मालदार हो सकता है इसके लाख रुपए जो इनकम है, इसके पास बचता ही कुछ नहीं होगा। लिहाजा हम जो फ़ैसला जल्दी से करते हैं, ज़कात नहीं देता। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इतना लाख रुपए इसकी तनख्वाह, इसको ज़कात मांगने के लिए जाते हैं कि मेरे पास ज़कात ही नहीं है। ऐसा मुमकिन है, इसके खर्चे इतने हैं, बच्चों को पढ़ाता है, घर के खर्चे हैं, उसके लिए मैंने कहा कि पैसा आना भी चाहिए, जमा भी होना चाहिए, साल भी गुजरना चाहिए, और मकरूज़ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। जी, मुफ्ती साहब, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़कात के मुस्तहिक लोग कौन हैं? अफ़ज़ल जो है ज़कात वो कहाँ पे खर्च करनी चाहिए? मुस्तहिकीन की लिस्ट कुरान ने ख़ुद बयान की है, जो आपने कही अफजलियत कौन है। अफजल यह है कि मेरे दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, मेरे रिश्तेदार। रिश्तेदारी में शरीयत ने ये बताया है, न तुम उनको दे सकते हो जिनकी तुम औलाद हो, और न उनको दे सकते हो जो तुम्हारी औलाद है। हम औलाद है बाप दादा परदादा लकड़दादा ऊपर के लिए, हमारी औलाद हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा पड़पोता, ये न इनको दे सकते हैं न इनको दे सकते हैं।
बाप वाली लाइन को भी ली, बेटे वाली लाइन को भी ली। अलबत्ता फिर दाएं बाएं बहन भाई होते हैं, फूफियाँ होती हैं, खालाएँ होती हैं, चचे होते हैं। ये सारे वो लोग हैं कि अगर ये ज़कात के मुस्तहिक हैं तो पहला दर्जा यह होना चाहिए कि बंदा इनको ज़कात दे। मिसाल एक मालदार का सगा भाई है, वो अलग रहता है लेकिन इनकम उसके पास नहीं है इतनी, वो गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजारा, पहली जिम्मेदारी बनती है इस भाई को दे दे। या बहन की शादी हो चुकी है और वहाँ मालदार नहीं है, वो गरीब है, वो उनको दे दे। या बहनोई मजदूर है, भी कुछ भी होगा, यानी इन रिश्तेदारियों में पहला दर्जा होता है इन रिश्तेदारियों में देना। फिर दूसरा दर्जा होता है कि हम अपने दाएं बाएं देखें, पड़ोसी में देखेंगे, महल्ले में देखेंगे, वहाँ पर कोई गरीब होगा, कोई बेवा होगा। लेकिन जब आप ज़कात किसी को देने लग जाएंगे, पहले ये तहकीक करना ज़रूरी है। लेकिन तहकीक में क्या होता है कि एक सगा भाई है, जैद उमर का सगा भाई है, उमर ने ज़कात देनी है जैद को। अब अगर ये उमर पूछता है जैद मेरे ज़कात के पैसे मेरे पास मैं तुमको दूं, तो इंसान की एक फितरी चीज़ होती है, वो ज़कात का पैसा लेते हुए हिचकिचाए, होगा वो मुस्तहिक लेकिन वो हाँ नहीं करेगा। उमर की जिम्मेदारी है गैर महसूस तरीके से तहकीक कर लेना। और तहकीक के लिए भाई बैंक में कुछ पैसे हैं, ज़कात तुमने दी किसी को या नहीं दी या कुछ भी, अगर ये मालूम हो जाएगा कि ये ज़कात का मुस्तहिक है, अब इसको बोलना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात का पैसा ये तुम ले लो, दिल में नियत कर ली और इसको ज़कात का पैसा दे दिया, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसे ही बहन, ऐसे ही चचा, ऐसे ही खाला, जिनको भी दे देगा। अलबत्ता है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो साहिब ईमान होना चाहिए। अगर साहिब ईमान नहीं है फिर उसको ज़कात नहीं लगेगी। तो पहला दर्जा रिश्तेदारी में, पड़ोस पड़ोस में। फिर उसके बाद दूर के, चाहे यतीम खाने हो, मदरसे हो, चाहे दूर का कोई भी होगा, फिर उन सबको दे सकते हैं।